welcome to Learn Pharma. Today our topic is SAR of penicillins. सबसे पहले पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर। तो पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर के अंदर चार बेसिक चीज़ें होती हैं। एक बाइसाइक्लिक सिस्टम, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, असाइल अमाइनोसाइड चेन, 6 स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन। बाइसाइक्लिक सिस्टम के अंदर एक 5 मेंबर थाइरोइडिन रिंग होती है और एक 4 मेंबर बीटा लैक्टम रिंग होती है। बायोसिंथेसिस ऑफ पेनिसिलिन कैसे होती है? पेनिसिलिन क्या है? एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिसके स्ट्रक्चर को देखकर हमने बोला कि अपेयर्स टू बी ड्राइव फ्रॉम सिस्टीन एंड वैलिन। एल अल्फा अमाइनो एडिपिक एसिड इसका प्रिकर्सर था। फिर इसके अंदर एल सिस्टीन और एल वैलिन जब ऐड हुए तो साइक्लाइजेशन के 2 स्टेप्स होते हैं बीच में। उसके बाद क्या होती है? पेनिसिलिन बन जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? पेनिसिलिन पेनिसिलिन बाइंड करती है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन का क्या काम होता है? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो 2 लेयर्स होती हैं उनके अंदर ट्रांसपेप्टाइडेशन का काम करवा रही होती है। तो जब ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करती है तो वो ट्रांसपेप्टाइडेशन के स्टेप को इनहिबिट कर देती है। इसकी वजह से क्या होता है कि सेल वॉल की इंटीग्रिटी लूज होने लग जाती है और सेल डेथ हो जाती है। और पेनिसिलिन सिर्फ ग्रोइंग सेल्स को किल करती है क्योंकि जब वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर के बीच में बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, सेल वॉल दोबारा रीग्रो हो रही होती है, सिर्फ तभी ये अपना एक्शन दे सकती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री। पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर के अंदर 3 कायरल सेंटर्स होते हैं। इन 3 कायरल सेंटर्स की वजह से 8 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स होती हैं पेनिसिलिन की, लेकिन इसमें सिर्फ एक होती है जो बायोलॉजिकली एक्टिव होती है, जो कि रिसेप्टर से जाके बाइंड कर सकती है। जब वो इस फॉर्म में पेनिसिलिन आती है तो पेनिसिलिन के शेप में नजर आती है हमें एक फोल्डेड एनवलप शेप के अंदर। डिग्रेडेशन। पेनिसिलिन की डिग्रेडेशन 2 तरह से हो सकती है, एक एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस की वजह से और एक नॉन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस की वजह से। अगर एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस की वजह से बात करें तो ये 4 एंजाइम्स है: बीटा लैक्टेमेज, पेनिसिलिनेज, एसाइलेज एंड अमाइडेज। बीटा लैक्टेमेज एंड पेनिसिलिनेज में क्या डिफरेंस है? बेसिकली बीटा लैक्टेमेज एक ब्रॉडर ग्रुप है जो बीटा लैक्टम रिंग के अगेंस्ट, जबकि पेनिसिलिनेज क्या है? स्पेसिफिक है फॉर पेनिसिलिन्स। एसाइलेज एंड अमाइडेज एंड नॉन एंजाइमेटिक अभी आगे आएगा। पेनिसिलिनेज एंड बीटा लैक्टेमेज कहाँ पे एक्ट करता है? इस बॉन्ड के ऊपर। ये बॉन्ड कौन सा है? जहाँ पर रिंग स्ट्रेन सबसे ज़्यादा होता है। ये 2 रिंग्स होती हैं, ये अनस्टेबल अमाइड होता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है। इस वजह से जैसे ही इसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, पेनिसिलिनेज या बीटा लैक्टेमेज आता है, या अगर हम नॉन एंजाइमेटिक की बात करें तो एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है, तो ये बॉन्ड सबसे पहले टूट जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेनिसिलॉइक एसिड्स के अंदर। और अगर हम अमाइडेज की बात करें तो ये क्या करता है? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देता है और ये कन्वर्ट हो जाता है सिर्फ अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड की वजह से। ये फिर भी एक्टिव फॉर्म है, ये इसके अंदर भी अपना एक्शन दे सकती है पेनिसिलिन, लेकिन ये क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है। नॉन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस की बात करें तो 3 मैकेनिज्म्स हैं। या तो बीटा लैक्टम नाइट्रोजन की प्रोटोनेशन हो सकती है, ये बीटा लैक्टम नाइट्रोजन है इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी, जैसे कि एसिडिक एनवायरनमेंट मिल गया तो एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या होगा कि क्या होगी? इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी और ये बॉन्ड टूट जाएगा, बीटा लैक्टम रिंग टूट जाएगी। बीटा लैक्टम रिंग टूटेगी तो एक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एसाइल ऑक्सीजन टू लैक्टम कार्बोनाइल। ये जो अमाइड है, टर्शरी अमाइड वैसे स्टेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये रिंग का पार्ट है तो रिंग की वजह से क्या होता है? इसकी रेजोनेंस नहीं हो पाती और ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबिलिटी की वजह से इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है और यहाँ से जब इसको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आते हैं और यहाँ से यहाँ इस पर नज़र आते हैं तो क्या करता है कि न्यूक्लियोफाइल बनकर इसके ऊपर अटैक कर देता है। जब ये न्यूक्लियोफाइल बनकर इसके ऊपर अटैक करता है तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इसकी वजह से भी एक्टिविटी लूज हो जाती है और ये थायाजोलिडीन रिंग भी डिस्टेबलाइज हो सकती है। बेसिकली जब कभी भी पेनिसिलिन डिग्रेड होती है तो हमें 2 बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पेनिसिलामाइन और पेनिलोइक एसिड्स। पेनिसिलामाइन क्या है? बहुत टॉक्सिक है। ऐसे और पेनिसिलिन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सल्फर ग्रुप। सल्फर ग्रुप क्या है? यूजुअल है लेकिन एसेंशियल नहीं है। सल्फर ग्रुप को हम ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि इसकी टॉक्सिसिटी तो कम हो जाती है, इसकी एसिड स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, लेकिन क्या होता है? एक्टिविटी कम हो जाती है। ये 2 मिथाइल ग्रुप नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी हम कोई और सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं, मिथाइल ग्रुप ही नेसेसरी होते हैं इसकी ऑप्टिमल एक्टिविटी के लिए। थर्ड पोजीशन की बात करें अगर हम तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है? नेसेसरी भी है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी में जाकर आयोनाइज होता है, आयोनाइज होने के बाद कार्बोक्सिलेट आइन बन जाता है और ये कार्बोक्सिलेट आइन लाइसिन रेजिड्यू जो कि बाइंडिंग साइट पे प्रेजेंट होता है उससे जाके बाइंड करता है। अगर कि कार्बोक्सिलेट आइन नहीं बनेगा तो फिर बाइंडिंग नहीं होगी तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। ये नाइट्रोजन यहाँ पे हम कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि ये बीटा लैक्टम रिंग का पार्ट है और ये 2 हाइड्रोजन जो कि ये दोनों हाइड्रोजन क्या है? स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए एसेंशियल है। हम लोग यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन
हाइड्रोजन स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ना हम इन हाइड्रोजन्स को हटा सकते हैं, ना हम इनकी जगह कुछ और लगा सकते हैं, ना इनके साथ, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं होंगे तो फिर ये इसकी वो शेप नहीं बन पाएगी जो कि रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए ज़रूरी है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें असाइल अमाइनो साइड चेन की, तो ये वो जगह है जहाँ पे हम बहुत सारी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोफिलिक चीज़ है ये उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। उसको अट्रैक्ट कर लेगा तो फिर ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा। जब ये इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा तो क्या हो जाएगी, ये चीज़ क्या हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बल्की ग्रुप भी लगा सकते हैं। बल्की ग्रुप लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि बीटा लैक्टेमेज एंजाइम जो है वो इसको तोड़ नहीं पाएगा। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग कोई हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी लगा सकते हैं, इसको मोर पोलर बना सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब हम यहाँ पे काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ये कार्बोनाइल ग्रुप, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप भी एसेंशियल है, हम इसको भी चेंज नहीं कर सकते, ना कि यहाँ पे हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। बीटा लैक्टम रिंग के अंदर क्या होता है कि पेनिसिलिन के अंदर क्या होता है, 2 रिंग्स एक साथ होती हैं, फ्यूज़ होगी, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है। और ये असाइल अमाइनो साइड चेन के अंदर ये जो ये वाला कार्बोनाइल है, ये नाइट्रोजन है, इसकी वजह से भी यहाँ काफ़ी स्ट्रेन होता है। और जितना ज़्यादा स्ट्रेन होता है उतनी ही ज़्यादा एक्टिविटी होती है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा सेंसिटिविटी भी होती है। अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो पेनिसिलिन्स क्या होती हैं, नॉर्मली एसिड सेंसिटिव होती हैं। तो ये एसिड सेंसिटिविटी क्यों होती है, सबसे पहले रीज़न क्या है, रिंग स्ट्रेन, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है। मैंने अभी पीछे बताया कि ये 2 रिंग्स होती हैं, ये नाइट्रोजन, ये असाइड, ये इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत स्ट्रेन के अंदर होता है। तो जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये रिंग ओपन हो जाती है, रिंग ओपन होती है और एक्टिविटी लूज हो जाती है। फिर हम सेकेंड रीज़न क्या हो सकता है, बीटा लैक्टम कार्बोनाइल ग्रुप, जो मैंने अभी पीछे बताया कि टर्शरी अमाइड जो होते हैं पेनिसिलिन्स के अंदर, ये फ्लैट स्ट्रक्चर अटेन नहीं कर सकते क्योंकि ये रिंग के अंदर होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि इनका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ जाती है और फिर न्यूक्लियोफाइल इनके ऊपर अटैक करता है और इनकी रिंग टूट जाती है। असाइल साइड चेन के अंदर क्या होगा, यही वही वाला पॉइंट है कि इसकी असाइल साइड चेन के अंदर यही इसके अपने अंदर का स्ट्रक्चर ही न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है और क्या करता है, इसको ब्रेक करवा देता है। इसी वजह से पेनिसिलिन सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी हो जाती है। तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें। इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है वो कम हो जाएगा, तो ये इसके साथ बाइंड नहीं कर सकता, तो फिर ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। यही काम हमने किस में किया, पेनिसिलिन वी के अंदर किया, तो वो पेनिसिलिन वी क्या हो गई, ओरली एक्टिव हो गई। अब ये कुछ क्लासेस हैं, इसके अंदर हमने क्या किया है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन होता है, इस कार्बोनाइल के बाद जो कार्बन लगा हुआ होगा वो होगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के अंदर जब हमने अमाइनो ग्रुप लगाया तो इसकी वजह से इसकी पोलैरिटी बढ़ गई। पोलैरिटी बढ़ने की वजह से क्या हुआ, इसका स्पेक्ट्रम इंक्रीज हो गया और इसने ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी एक्टिविटी शो करना शुरू कर दी। लेकिन इसकी वजह से एक प्रॉब्लम भी हुई कि NH2 क्या था, पोलर ग्रुप था, तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो हो गई पुअर हो गई। अब जितना ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतनी ही ज़्यादा पुअर एब्जॉर्प्शन होगी। इसी वजह से एम्पेसिलिन एमॉक्सिसिलिन दोनों बल्कि सारी अमाइनो पेनिसिलिन ही पुअर एब्जॉर्प्शन शो करती हैं, लेकिन फिर भी ओरली एक्टिव होती हैं, पुअर एब्जॉर्ब होती है लेकिन एब्जॉर्ब होती हैं, लेकिन पुअर एब्जॉर्प्शन की वजह से ये वहाँ रुकती हैं, तो इस वजह से जो गट फ्लो हो रहा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ये डायरिया कॉज कर देता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा था कि ये ज़्यादा आयोनाइज हो रही थी, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप्स आ गए थे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। तो हमने क्या करा, मॉडिफिकेशन कर दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमने किस में चेंज कर दी, ईस्टर के अंदर, और इसको क्या बना दी, प्रोड्रग बना दी। ये इससे हुआ क्या कि ये बॉडी में जाने के बाद ईस्टर फॉर्म में थी तो आराम से एब्जॉर्ब हो गई। आराम से एब्जॉर्ब होने के बाद जो बॉडी की ईस्टरेज एंजाइम्स थे उन्होंने इसको कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर चेंज कर दिया और फिर ये जाकर रिसेप्टर पे बाइंड हो गई और डिग्रेडेशन से बच गई और पेनिट्रेशन भी अच्छे हो गए। इसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई। इसकी एग्जांपल क्या है, कैम्पेसिलिन। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन की बात करें तो इसमें 2 क्लासेस हैं, कार्बोक्सी पेनिसिलिन एंड असाइल यूरिडो पेनिसिलिन। इनकी जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी थी वो अमाइनो पेनिसिलिन से ज़्यादा थी, लेकिन क्या था, ये भी बीटा लैक्टेमेज से सेंसिटिव थी, तो इस वजह से हमें इनको क्या बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर के साथ देना पड़ रहा था, जैसे कि हम अमाइनो पेनिसिलिन को देते हैं। क्लास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के ऊपर अब हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाया, तो हमने इस क्लास को क्या बोला, कार्बोक्सी पेनिसिलिन। कार्बोक्सी पेनिसिलिन क्या होती है, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट लेस एक्टिव होती हैं। क्यों,
क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोफिलिक नेचर ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस वजह से ये ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट कार्बोक्सी पेनिसिलिन के अंदर हमने एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड किया और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में पहले से था, तो इस वजह से इसकी ये एसिडिक नेचर बढ़ गई। और जब ये स्टमक में जाता है तो वहाँ पे ऑलरेडी एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ पे ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो इस वजह से क्या होता है कि एसिड सेंसिटिव भी होता है, तो इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, इंजेक्ट करके देते हैं। क्लास 3 यूरिया ग्रुप एट अल्फा कार्बन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, यूरिया ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो इस क्लास को क्या बोलते हैं, यूरिडो पेनिसिलिन। इनके अंदर क्या हुआ, लेकिन यूरिया ग्रुप लगाने की वजह से इसकी टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा कंपाउंड के अंदर सल्फर और नाइट्रोजन ग्रुप्स होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी उतनी ज़्यादा होती है। लेकिन इसकी वजह से हमें एक फ़ायदा ये हुआ कि इसने एक्टिविटी शो की अगेंस्ट स्यूडोमोनास एरिजिनोसा के, लेकिन इसको भी हमें पेरेंटली देना पड़ रहा था। सेंसिटिविटी टू बीटा लैक्टामेज, हमने एक प्रॉब्लम पहले पढ़ी थी एसिड सेंसिटिविटी की, और ये दूसरी प्रॉब्लम है बीटा लैक्टामेज से सेंसिटिव होता है बीटा। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको ओवरकम करने के लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर साथ दे सकते हैं, या तो फिर कोई बल्कि ग्रुप लगा दे। बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर साथ देने से क्लावियोलेनिक एसिड, सेल्बैक्टम, टैज़ोबैक्टम, इससे क्या होगा कि ये क्या करेगा, बीटा लैक्टामेज एंजाइम है उसके साथ खुद बाइंड कर लेगा और पेनिसिलिन अपना इफेक्ट दे देगी, तो क्या होगा, बीटा लैक्टामेज पेनिसिलिन को नहीं तोड़ पाएगा और हमें जो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है वो मिल जाएगा। और बल्कि ग्रुप लगाने से क्या होगा, एक स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी और बीटा लैक्टामेज पेनिसिलिन के ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाएगा। ये काम हमने किस में किया, मेथिसिलिन में किया, एक फिनाइल ग्रुप और डाई ऑर्थो मेथॉक्सी ग्रुप लगाए, तो क्या हुआ, बीटा लैक्टामेज से ये सेव हो गई। रेंज ऑफ एक्टिविटी, स्पेक्ट्रम बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ज़्यादा ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी होती है, और हाइड्रोफिलिक ग्रुप अल्फा कार्बन पे जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी बढ़ती है। तो अगर हमें अपने कंपाउंड को ग्राम नेगेटिव की तरफ लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, उसमें हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स को ऐड कर देंगे। सिनर्जिज्म किसे कहते हैं कि एक ड्रग के साथ दूसरी ड्रग दें तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाए, तो हम पेनिसिलिन के साथ दो चीज़ें देते हैं, क्लावियोलेनिक एसिड एंड प्रोबेनिसिड। क्लावियोलेनिक एसिड से क्या होता है, मैंने अभी पीछे बताया कि वो खुद बाइंड कर लेता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पेनिसिलिन बीटा लैक्टम की जैसा होता है, और इसकी वो एंजाइम से एफिनिटी भी ज़्यादा होती है, तो ये खुद बाइंड करता है। सुसाइड इनहिबिटर इसको हम इसीलिए कहते हैं कि ये खुद अपने आप को किल करवा देता है और पेनिसिलिन को सेव करवा देता है। प्रोबेनिसिड किसे कहते हैं, प्रोबेनिसिड का क्या फंक्शन होता है, प्रोबेनिसिड का वैसे तो स्ट्रक्चर उससे मिलता जुलता नहीं होता, लेकिन प्रोबेनिसिड हमें किस तरीके से हेल्प करता है कि जो रीनल ट्यूब्यूल से पेनिसिलिन का ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है एक्सक्रीशन के लिए, ये उसको ब्लॉक कर देता है। जब ये उसको ब्लॉक करता है तो बॉडी के अंदर पेनिसिलिन का लेवल इंक्रीज होने लग जाता है, तो इसकी वजह से पेनिसिलिन की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आप लोगों को ये समझ आया, पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।